नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म एस बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी जो क्वेरी थी उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक नहीं और कई स्टूडेंट्स ने मुझसे इस बात को बोला है कि सर जो देखिए अब जब क्वेश्चन में बोलता हूँ तो उसी के साथ आपको डिस्प्ले पर वो क्वेश्चन शो होता है, ठीक है। तो हमारे जो साथी हैं उनका ये कहना है कि क्वेश्चन लास्ट तक लगा रहे जब तक मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, यानी वो बीच में गायब हो जाता है ना, उस बात को लेकर। तो देखिए, अभी दरअसल है क्या कि मैं भी चैनल को हमने अभी करंट में ही स्टार्ट करा है, हाल फिलहाल में ही, तो मैं भी बहुत चीज़ों से अभी अनजान हूँ। मुझे भी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता, ऑनलाइन सेक्टर के बारे में। तो जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए दिक्कत क्या है उसमें, वो जब मैं क्वेश्चन यहाँ शो करता हूँ तो मेरा फेस कवर हो जाता है और इंटरेक्शन ना होने की वजह से मुझे लगता है कि आपको कम समझ में आएगा। इसी वजह से मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ता है। वैसे मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूँ अब कि जल्दी से कोई ऐसी टेक्निक को, कुछ ऐसा तरीका मैं ढूंढ लूँ कि क्वेश्चन तब तक डिस्प्ले पर रहे जब तक कि मैं उसका सोल्यूशन ना दे दूँ, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूँ। तब तक के लिए आपको ये करना है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो हो, आपको तुरंत वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन को खुद से करके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लेना। देखिए, आप जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो वीडियो बनाने के लिए केवल ये 30-40 मिनट की मेहनत नहीं होती, इसके पीछे भी बहुत टाइम लगता है, वीडियो एडिट करने में, क्वेश्चन सेट करने में, फिर अपलोड करने में। तो यदि आपको सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को नोट कर लें और जब मैं सोल्व कराऊँ तो बार बार पढ़ के सीखते रहें। बाकी जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो चैप्टर सेकंड चल रहा है अरिथमेटिक का, रेशियो प्रोपोर्शन, वो आज खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन की। उसके बाद जब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कल से मैंने PDF प्रिपेयर करा ली है, तो PDF के क्वेश्चन मैं इस पर डिस्प्ले पर शो करूँगा। तो अगर वो नीचे वाली पट्टी में आए वो क्वेश्चन, तो मैं उसका क्वेश्चन को लास्ट तक रहने दूंगा। और बहुत जल्दी इसी तरीके पर मैं काम करने वाला हूँ कि मैं क्वेश्चन जब तक आपको मतलब क्वेश्चन जब तक सोल्व कराऊंगा तब तक वो क्वेश्चन एज इट इज़ डिस्प्ले पर शो होगा। लेकिन तब तक के लिए जितने मैं उसे अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक के लिए आपको जो तरीका बताया आप उसे फॉलो करें, ठीक है। क्या तरीका बताया हुआ है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको जैसे ही डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो होता है आपको वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना है। उसके बाद वीडियो प्ले करके क्वेश्चन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको मेरा तरीका देखना है कि जिस तरीके से आपने करा और जिस तरीके से मैंने करा सही है लगभग, या फिर कुछ सीखना जरूरी था। और यदि आपसे नहीं होता है तो आपको तो कंप्लीट बिगिनर है, तो फिर तो आपको सीखना ही है वो क्वेश्चन कैसे किया गया और अपना आंसर मैच करना है, ठीक है। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल और स्पेशली मैं आपको कंप्लीट कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स, यानी कि जिसमें आपको मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी होगी, GS भी होगी, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, उस सभी कंप्लीट कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और उसी क्रम में मैं आपसे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ पर डे, या कोई अगर 1 डे का कोई भी गैप हो सकता है, वो किसी रीज़न की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे आपको वीडियो दी जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो रीज़न ये है क्योंकि देखिए क्वेश्चन को समझाना होता है। मेरा मानना ये है कि जब आप चीज़ें समझ रहे हैं तो आप समय थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जब आप क्वेश्चन समझ लें, मतलब आप चीज़ें सीख जाएंगे, तो आप अप्लाई करने में उतना ही समय आपका कम लगेगा। सीखते समय अच्छा समय दें, उसमें कोई दिक्कत या कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको लगे मेरा पढ़ाने का तरीका मंदा है, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आपके हाथ में है स्पीड, समझ रहे नहीं, तो इन चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। आप अपने आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं 1.5x या 2x पर, और तब वीडियो देख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, और अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें आप देखोगे कि मैंने चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का सोचा है। तो अब की बार जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको और कुछ नई चेंजेस और नया परिवर्तन दिखेगा हमारी तरफ से। अभी तक मैंने आपको क्या कराया, रेशियो प्रोपोर्शन के काफ़ी क्वेश्चन वो करा दिए जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब चाहे आपका एग्जाम वो यूपी का हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका रेलवे का, या मतलब टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, सभी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया।
और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसके बाद हम इस चैप्टर को आज दी एंड कर देंगे और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें आपको कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, बहुत सारा समय आपका वेस्ट कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बतानी, इसलिए मैंने आपका समय थोड़ा वेस्ट किया। तो आप 2x की स्पीड पे ऐसी बातें सुन लिया करो, ज़्यादा समय वेस्ट ना किया करो। चलिए, तो आज की इस चैप्टर को अंतिम विदाई देते हुए इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि विभिन्न एग्जामों के ये संकलन है। और देखिए ऐसा ही होता है, मैथ्स में कोई बहुत सारे टाइप नहीं है, कुछ ही टाइप हैं जो हर एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे होता है तो भी ठीक है, और नहीं होता तो भी फिर आप प्ले करके अपना समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, चलिए 20% अधिक का मतलब क्या है। देखिए 20% की फ्रैक्शन से आप या तो आप फ्रैक्शन से समझ लो कि 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5। इसका मतलब ये है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दे रखा है ना, तो लड़कों की संख्या से, तो इसका मतलब यदि किसी क्लास में बॉयज़ यानी लड़के 5 हैं, तो उस क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 6। ठीक है, अब उसने हमें कुल कितने विद्यार्थी दिए हुए हैं, उसने दिया है जी क्लास में कुल 66 विद्यार्थी, कुल 66 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। अब वो कह रहा है यदि 4, अगर देखिए और विद्यार्थी नहीं आते और हमसे अनुपात पूछा होता लड़के और लड़कियों का, तो यही आंसर हो जाता 5:6। आंसर हो जाता कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 5:6। अब उसने बोला है कि कक्षा में 4 लड़कियों के और आ जाने से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा ये हैं कितने कितने, वास्तव में कितने। ये तो रेशो बना एक तरीके से कि यदि लड़के 5 हैं तो लड़की 6 है, यदि लड़के 10 हैं तो लड़कियां 12 हैं। अब हमें क्या करना है, 66 को इस रेशो में बांट देना है। तो 66 को रेशो में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक आप सीख चुके हैं इस आराम से। तो 66 से अगर हम देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ, 66 गुणा 5 बटे अनुपातिक योग कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 6 66 और 6 5 30। इसका मतलब उस कक्षा में लड़के कितने हैं, 30 हैं, और लड़की कितनी बची, 66 में से 30 घटा लिए तो लड़कियां बची 36। अब वो कह रहा 4 लड़कियां अगर और आ जाएं, तो 4 लड़कियां और आ जाएंगी तो प्लस यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 और 4 40। लड़कियां कितनी हो गई, 40, और लड़के कितने हो गए, 30। अब उसने अनुपात पूछा है कि यदि 4 लड़के और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अनुपात आ जाएगा 3:4, ये आ जाएगा 3:4। ठीक है, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर क्वेश्चन आसान हो रहा है खुद, मतलब कि आसान क्वेश्चन है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो आप कोई बहुत ट्रिकी मेथड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि एग्जाम में ट्रिकी मेथड काम नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन लेंथी है, उसमें कैलकुलेशन है, तभी उसके पीछे भागें। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों को ही निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे, उसने हमें दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 8:12। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 8:12। इसका मतलब है यदि लड़के 8 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 12। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। यानी कि 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि
कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। उसने हमसे ये पूछा है कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, जब 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही, 50% को। क्यों? क्योंकि आंकड़े चाहे कितने भी हों, इस क्लास में स्टूडेंट चाहे कितने भी हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, 500 हों, 1000 हों, परसेंटेज में हमेशा 100% होते हैं। इसका मतलब ये है यदि 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 50% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, क्योंकि 100 में से 50 घटा दिया तो 50 आ गया। अब जब 50 को नहीं मिल रही तो 8 का 50% कितना हो जाएगा। देखिए 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, जो आपने परसेंटेज में पिछला हमारे चैप्टर में सीखी है। परसेंटेज मैं एक बार और बता देता हूँ, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, परसेंट हटा के 100 से भाग कर दिया भिन्न बनाने के लिए, तो यहाँ कितना बन गया 1, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी 1/2 लड़कों को नहीं मिल रही। तो फिर 1/2 लड़कों को नहीं मिल रही तो 8 का 1/2 निकाल लिया और 8 का 1/2 आ गया 4, यानी कि 4 तो लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब लड़कियों को देखेंगे, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितनी परसेंट लड़कियां ऐसी बची जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो आप बोलोगे जी 75% हो गई। और 75% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, या तो डायरेक्ट इसका 12 का 75% निकाल लो, अदरवाइज आप देखोगे परसेंट को हटाकर आपने 100 से भाग दे दिया, तो यहाँ से आ गया 3/4, यानी कि 3/4 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और जब मैं 12 की गुणा 3/4 से करूँगा तो यहाँ पर 16 का आएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। इसका मतलब 9 लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब देखो उसने पूछा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 लड़के हो गए और 9 लड़कियाँ हो गई, कुल कितने हो गए 13। और कुल स्टूडेंट हैं कितने, 8 लड़के थे और 12 लड़कियाँ थी। तो इसका मतलब 20 में से 4 और 9 13 है ना, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देंगे। फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 करेंगे। अब देखिए 4 और 9 किस में प्लस में, तो पहले ना जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65। तो इसका मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो आपका आंसर आएगा जी 65%। 65% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं तो आधी लैंग्वेज समझ में आपके आ जाएगी क्वेश्चन में आखिरकार कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में हैं। यदि पहली की कीमत में x% की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो A और B की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी। x का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और फिर मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको उसे समझना है कि यहाँ क्वेश्चन कैसे किया गया। पहले खुद से करके देखो, फिर जो मैं बताता हूँ उस तरीके को आप यहाँ देखेंगे। देखिए 2 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 4:5। 4:5। 4:5 का मतलब ये है कि यदि पहली वस्तु 4 रुपए की है तो दूसरी वस्तु है 5 रुपए की। ठीक, अब उसने क्या बोला, पहली वस्तु में x% की वृद्धि हुई। पहली वस्तु में हमने वृद्धि करी है, सही है, तो मैं यहाँ साइन लिखा देता हूँ वृद्धि का, और कितने परसेंट की, x% की। और दूसरी वस्तु में हमने 30% की कमी करी है। दूसरी वस्तु जो भी है इसमें हमने करी है 30% की कमी। पहली वस्तु में x% की वृद्धि यानी इंक्रीमेंट करा है, और दूसरी वस्तु में 30% की डिक्रीज कर दिया है, कमी कर दी है। अब वो क्या कह रहा है, कमी हो गई, उसके बाद जो मूल्य बनकर आया वो बन गया 10:7। 10:7। तो सिंपली किसका मान पूछेगा, x का ही मान पूछेगा कि बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए अब हम समझते हैं इसे, 30% निकालना पड़ेगा मुझे, किसका, 5 का। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों में 10 से गुणा कर ली, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। मैंने पहले भी ये बात बताई है, फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई अनुपात में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो आप गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि यदि आप गुणा कर रहे हो तो आपको दोनों में गुणा करनी है, या 3 है तो तीनों में गुणा करनी है, और भाग कर रहे हो तो आपको तीनों में ही भाग करनी पड़ेगी। समझ गए, ये बात आपको बतानी थी। अब मैंने 10 की गुणा यहाँ कर ली और 10 की गुणा यहाँ कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए 50 का 10% कितना होगा, मैंने आपको बताया 10% के लिए हमेशा एक अंक बाद दशमलव डाल दो, वो 10% होता है। इसका मतलब 50 का 10% कितना हो गया, 5, और 30% कितना हो गया, 15। यानी 15 की हमने कमी कर दी, तो जब 15 की कमी कर दी तो हो कितनी गई, 35। ठीक है जी, अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये कितना करा, ये हो गया जी 7। तो अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ कि हमने कितने की, 7 पंजे 35, 5 की गुणा करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ये तो देखिए रेशो है, रेशो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती।
तो हमने देखा वास्तविक संख्या 35 और यहाँ कितनी है 7, तो 7 में कितने की गुणा करने जो 35 हो जाए तो 5 की, तो यहाँ भी हमें कितने गुणा करनी पड़ेगी 5 की, और जब हम यहाँ 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। अब उसने हमसे पूछा है बताइए जी x% की वृद्धि करी तो x का मान बताओ। इसका मतलब यदि पहले वस्तु 40 की थी तो अब कितने की हो गई 50 की। अब 4-5 मत कहना, 4-5 नहीं रही, अब तो 40-50 हो गई। तो यदि वस्तु पहले 40 की थी तो अब कितने की होगी 50 की। तो वृद्धि कितने की हुई, सिंपल सी 10 की, और 10 की वृद्धि हुई कितने पर है 40 पर। 10 की वृद्धि 40 पर हुई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, यानी कि वृद्धि कितने की हुई 25% की। उसने हमसे ये तो पूछा है कि कितने परसेंट की 25% की, तो x का मान कितना आ गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x का मान आ गया 25। ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को मेरे कहने से जरूर आपको वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपये में खरीदे। उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 था, भार का अनुपात यानी वेट। अच्छा, और वो करा एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य 5:6 है, एक समान मात्रा के, यानी कि अगर 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं हो तो उसका मूल्य कितना दे रखा 5:6। तो वह चावल पूछ रहा है, तो वह चावल तदनुसार वह चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था, तो वह चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। मैंने बोला कि एक बार जरूर आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें। देखिए हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने उसका ईयर दिया है, एग्जाम दिया है, आप देखना कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ये। चलिए, तो 380 रुपये में उसने खरीदे, कुल उसने खर्चा कितने का करा, खर्चा कराया उसने जी 380 रुपये का, 380 रुपये का खर्चा करा। ठीक, अब उसने खर्चा जो करा है उसमें क्या है देखने के लिए हमें कि उसने चावल और गेहूं के भार कितने दे रखे हैं, भार का अनुपात है 4:3। चावल और गेहूं के भार का अनुपात कितना है 4:3। भार का मतलब है यदि हमारे पास चावल 4 किलो हैं तो गेहूं कितने हैं 3 किलो। दूसरी कंडीशन दी है एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य कितना दे रखा है 5:6। मूल्य है आपका 5:6। इस 5:6 का मतलब ये है कि यदि 1 किलो चावल की बात करेंगे तो वो 5 रुपये का आएगा, और 1 किलो हम गेहूं की बात करेंगे तो वो कितने का आएगा 6 का आएगा। बात क्लियर। अब उसने हमसे बोला है तो वह चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। सीधी सी बात है, चावल का उसने मूल्य आपसे पूछा है। देखिए भार कितना दे रखा 4:3, ठीक है। यदि ये 4 किलो है तो ये कितने हो गए आपके 3 किलो, और ये आपने यहाँ कितना दे रखा, मूल्य कितना, अगर यहाँ 5 रुपये है अगर 1 किलो चावल का मूल्य, तो यहाँ कितना है 6 रुपये 1 किलो चावल का मूल्य, ठीक है, सॉरी 1 किलो गेहूँ का मूल्य। अब ध्यान से समझना, 5 रुपये किलो से 4 किलो कितने के आए 20 रुपये के, ये आया चावल का मूल्य। और 6 रुपये किलो से 3 किलो, 6 रुपये किलो से 3 किलो, 1 किलो कितने के 6 रुपये के, और 3 किलो कितने के हो जाएंगे 18 रुपये के। ये आ गया तुम्हारा किसका, ये आ गया आपका मूल्यों का अनुपात। आप समझ गए। अब इस बात को समझना क्यों भाई, अगर हमें ये भार का अनुपात ना दे रखा होता और सिंपल ये दे रखा होता कि मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक, तो हम इसे 5:6 के अनुपात में बांट देते 380 को। लेकिन जब उसने हमें भार दिया है तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भार के अकॉर्डिंग क्या होगा, चावल का भार ज़्यादा है, यानी कि अगर एक समान भार होता 3 होते जब तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन जब चावल हमने 4 लिए हैं और गेहूँ हमने 3 लिए हैं तो यहाँ फर्क आ जाएगा पैसों में, सही है नहीं। अगर मैं केवल 5 और 6 में बांट दूंगा तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि चावल ज़्यादा है, इसलिए एक बात ध्यान देनी है कि हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे, 5 रुपये प्रति किलो से 4 किलो लिए तो कितने रुपए के इन्वेस्ट करें 20 रुपये, और 6 रुपये किलो से 3 किलो लिए तो कितने रुपए इन्वेस्ट करें 18 रुपये। ये 20 रुपये इन्वेस्ट करें चावल पर और 18 रुपये इन्वेस्ट करें गेहूं पे। उसने हमें कुल खर्चा दे रखा 380, तो 380 क्या है कुल खर्चा। अब उसने तुमसे पूछा चावल का मूल्य बताओ, तो चावल का मूल्य कौन सा है ये, तो जिसका मूल्य पूछा है उसको गुणा कर दो, गुणा 20 बटे अनुपातिक योग 20 और 18 कितना हो गया आपका 38। अब 38 से 38 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 200, यानी कि 380 रुपये में से चावल पर कितने रुपये खर्च करें, तो चावल पर खर्च करें 200 रुपये। यही आपका आंसर है, चावल पर कितने रुपये खर्च करेगा 200। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा जो अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ आपको, और ये 2014 में पूछा गया। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ,
मैंने यहाँ टाइप उठाया, मान लो अब एक तरीके का क्वेश्चन है, अब वो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, तो मैंने उसे कई बार नहीं कराया कि एक बार करा लिया, आप उसे समझ सकते हो और आगे के क्वेश्चन ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन उस तरीके का उठाता जा रहा हूँ जिस भी एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। चलिए, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। अब आगे कह रहा है टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए, यानी उनकी स्पीड बतानी है, उनकी स्पीड क्या है। ठीक है, अब एक बात समझनी है आपको, इसने एक तो क्या दिया है कि जितने समय में वो 8 बार कूदेगा उतने ही समय में वो 6 बार कूदेगा, तो समय तो यहाँ बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है जितनी, अब हमें ये और पता चल जाए एक छलांग में कौन सा कितना जा रहा है। तो देखिए, इसने हमें एक कंडीशन दी है, वो कह रहा है 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी चलता है। अब दूरी बराबर है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी चलता है, ठीक, उतनी ही दूरी मैंने लिख दिया 7 बार कूदने पर, तो 7 गुना टी, यानी कि 7 बार जंप मारने पर ये टॉम जितना भी चलता है, 5 बार कूदने पर जेरी उतना चलता है, 5 बार कूदने पर जेरी चलता है इतना, यानी दूरी दोनों बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक चीज़ सोल्व कर सकता हूँ, मुझे पता चल गया कि टॉम कितनी यूनिट चलेगा, 5, यानी कि एक छलांग की बात आ जाएगी यहाँ से। अब 7 बार कूदने पे वो जितना दूरी चलेगा उतनी ही दूरी वो 5 बार कूदने पे चलेगा, यानी टॉम 7 कदम में जितनी दूरी चलेगा, 7 बार उछलने पे जितनी दूरी चलेगा उतनी ही दूरी 5 बार उछलने पर जेरी चलेगा। तो यहाँ से जो रेशो बन जाएगा टॉम और जेरी का, वो कितना रेशो हो जाएगा, 5/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टॉम यदि एक बार में 5 कदम चलेगा या 5 मीटर की दूरी चलेगा, ऐसा मान के चलो, कोई भी डिस्टेंस मान लो कि 5 यूनिट चलेगा, तो जेरी एक छलांग में, जेरी एक छलांग बोल रखा है ना इसने एक बार कूदने पर, टॉम तो एक बार कूदने पर कितने कदम चलेगा, 5 कदम, 5 यूनिट, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी मान लो। तो टॉम तो एक बार कूदने पर 5 मीटर जाएगा और जेरी एक बार कूदने पर 7 मीटर जाएगा। बात क्लियर। अब पहली कंडीशन दे रखी है कि जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है, जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है, ठीक है, समय दोनों को बराबर दे दिया जाएगा। अब चाल क्या होगी कि जो जितना चलेगा चाल, ठीक है, समय क्या होता है, समय हमें दोनों का समय बराबर दे रखा है, तो चाल का मतलब ये होता है, उसने हमसे पूछा है कि टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताओ, तो चाल का मतलब क्या होता है, एक समान समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। यानी कि हमने ए और बी दोनों को बराबर समय दिया कि 1 घंटे ए दौड़ और 1 ही घंटे बी दौड़, तो 1 घंटे में प्रत्येक के द्वारा जितनी दूरी चली जाएगी उसे ही हम चाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये समय तो बराबर दे रखा, अब आप चाहे कुछ भी मान लो। तो उसने बोला कि जितने समय में ये 8 कदम, जितने समय में ये 8 बार कूदेगा उतने समय में दूसरा वाला कितनी बार कूद रहा है, 6 बार। ठीक है, यानी कि, और चाल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, चाल होता है एक समय में चली गई दूरी। तो ये एक बार में 5 यूनिट जाता है, एक बार कूदने पर 5 यूनिट जाता है, और ये कूदेगा कितनी बार, 8 बार, तो 8 पंजे 40, और ये एक बार कूदने पर 7 मीटर जाता है और कूदेगा कितनी बार, उतने ही समय में 6 बार। यानी जितने समय में टॉम 40 यूनिट की दूरी तय करेगा उतने ही समय में जेरी 42 यूनिट की दूरी तय करेगा। बस, अब उसने पूछा इनकी चालों का अनुपात बताओ, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये कितना आ गया, 40, और ये यहाँ कितना आ गया, 42, ये आ गया दोनों की चालों का अनुपात। लेकिन अभी परफेक्ट रेशो ये नहीं है, क्योंकि अभी एक और डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड हो रहा है तो आप उसे डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, 21। यहाँ से कितना आ गया, 20:21, ये दोनों की चाल का अनुपात आ गया। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि चाल क्या होता है, एक ही समय में चली गई दूरी, प्रत्येक के द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो हमने देख लिया जितने समय में ये 8 बार कूदेगा उतने ही समय में 6 बार, और ये कितना चलता है, एक कदम में 5 मीटर, ये एक कदम में 7 मीटर। ठीक, अब हमने दोनों को मान लो 1-1 मिनट दे दी, तो ये तो 8 बार कूदा, 1 मिनट में 6 बार कूदा, तो ये 8 बार कूदा और एक कदम में कूदता है 5 मीटर, तो 8 पंजे 40, ऐसी 7×6=42। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, मैंने खुद ही बार बार बोल के, और ठीक है, ज़्यादा समझाने में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए 1-2 बार समझा करो बस, और अगर ना समझ में आया तो फिर बाद में देख लिया करो दोबारा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका
हाँ, एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या और जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चलो करा लेते हैं, कर देते हैं। इसे भी 2017 में पूछा गया CGL मेंस में। अब इसने दे रखा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:3। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:3। इसका मतलब ये है यदि लड़के 5 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं। अब वो कह रहा है और कुल कितने हैं? कुल हैं 48 स्टूडेंट्स। कुल कितने हैं? 48 स्टूडेंट। अब वो क्या कह रहा है, इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए? 6:5। कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए ताकि 6:5 हो जाए। अब एक बात बताओ, इसने किसे जोड़ने के लिए बोला है? गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज़ को ना तो जोड़ने के लिए बोला है और ना ही बॉयज़ को उस ग्रुप से बाहर किया है। इसका मतलब ये है कि बॉयज़ जितने पहले थे उतने ही बाद में होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो पहले लड़के 5 और बाद में 6 हो गए, जबकि बॉयज़ में कभी परिवर्तन उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला। तो अगर परिवर्तन नहीं बोला है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे और हम इन्हें सेम कर लेंगे। अगर ये सेम होते तो क्वेश्चन और एक स्टेप कम करना पड़ता, लेकिन सेम नहीं है तो हमें ये सेम करने पड़ेंगे। सेम करने के लिए हमने 6 की गुणा इसमें कर ली और इस 5 की गुणा हमने यहाँ कर ली। अब देखिए पहले लड़के कितने थे? 6×5 30 और बाद में भी लड़के कितने हो गए? 5×5 30। अब लड़के बराबर हो गए। इसका मतलब अब ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन एक कंडीशन अभी भी गलत है कि जब हमने 6 की गुणा इसमें करी है तो हमें इसमें भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का आपस में रेशो गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब मैंने इसमें 5 की गुणा करी तो मुझे यहाँ भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का रेशो बिगड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ भी 5 की गुणा कर ली, ठीक है जी। अब उसने मुझे दे रखे कुल कि भाई कुल कितने हैं? 48 हैं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कितना है? वो पूछा कितनी लड़कियां और आ जाएं ग्रुप में। अब देखो 6×5 30, 30 तो लड़के थे और 6×3 18, 18 लड़कियां थी। तो यहाँ नहीं कि जो 48 उसने दे रखा वो हमारे 48 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब एक यूनिट एक स्टूडेंट के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी 48 दे रखा और हमारा भी योग कितना बन रहा है? 48 बन रहा। तो एक यूनिट एक स्टूडेंट के बराबर है। वो कह रहा कितनी लड़कियां और जोड़ दी जाएं। तो बताओ पहले लड़कियां कितनी थी? 6×3 18 और अब लड़कियां कितनी हो गई हैं? यहाँ से 5×5 25, अब हो गई 25। तो 18 से 25 हो गई, तो यानी कितना जोड़ी? हमने 7 लड़कियां बढ़ा दी। और ये आंसर होगा कि आपका कितनी लड़कियां बढ़ा दी गई? 7 लड़कियां बढ़ा दी गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आगे होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज तो हमें चैप्टर फाइनल करना है, चाहे वीडियो थोड़ी लेंथी हो या छोटी बने या कितना भी हो। इस चैप्टर को आज बिल्कुल दी एंड करके नेक्स्ट वीडियो से हमें नया चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से टाइप वाइज पढ़ना है। PDF को आपको दे दी जाएगी और डिस्प्ले पर भी क्वेश्चन शो किए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन ही होते हैं। 3:5:7, 3:5:7 के अनुपात में ये जो है आपका हीरा टूट गया। और हीरे का जो हमें मूल्य बताया है, हीरे का मूल्य बताने की इसने टेक्निक दी है कि बाहर के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब कि अगर आपको किसी इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको हीरे का मूल्य जानना है और मैं कह दूं भाई हीरे का वजन 2 यूनिट है, ठीक, तो आप बोलोगे इसका मूल्य कितना हो जाएगा? इसका वर्ग कर दो तो इसका मूल्य हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि हीरे का वजन 3 यूनिट है तो बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है इसके पैरेलल, इसके समान, ठीक है, इसकी उसी दिशा में। यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। इस कंडीशन में अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर है। अब देखिए 3 है, अगर उस हीरे के टुकड़े का वजन 3 है अगर, और मैं उसका मूल्य पूछूं तो आप कह दोगे जी स्क्वायर कर दो, 3×3 9, उसका वजन हो गया, उसका मूल्य हो गया 9। ये चीज़ें इसमें क्वेश्चन में समझनी थी, बस एक ये लाइन इसमें समझ के जिसमें आ गई, जिसने ये लाइन समझ ली वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। चलिए तो इसने हमें हानि दी हुई है कि कितने की हानि हुई? हीरा टूटने से हानि हुई है 42,600 की। हानि यहाँ लिख देता हूँ। हानि हमें जो हुई है यहाँ पे कितने की हुई है? 42,600 रुपये की हानि हुई, ठीक है जी। 42,600 रुपये की हानि हुई। अब एक चीज़ समझेंगे, हम देखेंगे हीरा 3 भागों में टूट गया, 3 किलो, 5 किलो, 7 किलो।
तो इसका मतलब जिस टाइम हीरा नहीं टूटा था उस टाइम इसका कुल वेट कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी कि उस टाइम हीरे का वेट कितना था, 15। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस टाइम हीरा नहीं टूटा था उस टाइम इसका मूल्य कितना था। तो अभी आपको बताया अगर मूल्य निकालना तो इसका वर्ग कर दो, यानी जिस टाइम हीरा नहीं टूटा था उस टाइम इस हीरे का वजन 225 रुपये या करोड़ रुपए या कुछ भी मान लो, 225 यूनिट था। अब हीरा टूट जाने से कितना इसका मूल्य रह गया, तभी तो हमें हानि पता चलेगी कि पहले कितने रुपए का था और आज कितने रुपए का है। उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की हानि हुई। तो पहले हीरा कितने का था वो मैं आपको बता चुका। मैंने क्या करा, मैंने देख लिया कि जिस टाइम हीरा नहीं टूटा होगा उस टाइम उसका कुल वेट कितना होगा। तो 7 और 5 12 और 3 15, 15 वेट होगा और 15 का स्क्वायर कर दिया तो वो आ गया 15 का स्क्वायर 225। इसका मतलब जब हीरा नहीं टूटा था उस टाइम उसका मूल्य 225 था। हीरा टूटने के बाद इस पहले टुकड़े का वजन हो जाएगा 3 तिया 9, इस दूसरे टुकड़े का वजन हो जाएगा 5 पंजे 25 और इस तीसरे टुकड़े का वजन हो जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है जी, प्रत्येक टुकड़े का स्क्वायर कर दिया तो उसका वजन आ गया। यानी हीरा टूटने की वजह से अब अगर मैं इन तीनों टुकड़ों को बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, इन्हें तीनों को जोड़ लो तो ये कितना हो गया आपका, मान लो 74 और 74 और 10, ये हो गया जी 83 रुपये। कितना, 83। यानी जिसकी कीमत 225 रुपये थी वो आज टूटने की वजह से 83 रुपये का रह गया। तो हमें हानि कितने की हुई, मैं यहाँ से 83 घटा दूंगा कि जो चीज़ पहले 225 की थी आज 83 की है, तो हानि कितने की हुई, 225 में से 83 घटा दो तो 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 8 गया 4, यानी 142 रुपये की हमें हानि हुई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दे रखा है 42,600 की हानि हुई और पूछा क्या उसने, हीरे का वास्तविक मूल्य बताओ। अब देखो वो कह रहा है जी हानि कितने की हुई है, 42,600 रुपये की, 42,600 की, और हमारे अकॉर्डिंग जो हानि यहाँ पर क्वेश्चन में हुई है वो कितने की हुई है, 142 की। तो मैंने 142 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 142 की हानि हुई है और क्वेश्चन में दे रखा 42,600 की, तो दोनों की तुलना कर ली। जिसका मान दिया हुआ उससे हमेशा भाग करो और जितने का मान चाहिए उससे हमेशा गुणा करो। अब मुझे चाहिए क्या, मुझसे उसने पूछा हीरे का वास्तविक मूल्य। अगर मुझसे उसने पूछा होता हीरे का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो तो मैं गुणा करता 83 की, क्योंकि जितने का मान मुझे चाहिए उतने की मुझे गुणा करनी होती है। लेकिन उसने हीरे का मुझसे वर्तमान मूल्य ना पूछ के मुझसे उसने पूछा हीरे का वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, और पुराना मूल्य कितना था, 225। तो मैंने यहाँ गुणा कर ली 225 की, बस इतना सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। हीरे का पुराना मूल्य निकालने के लिए मैंने 225 से गुणा कर ली क्योंकि हीरे का पुराना मूल्य 225 था और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब 142 से जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हैं ये आपका कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 14 × 42 2 × 6 3 बार डिवाइड हो गया, और 225 तिया कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 25 × 75, तो ये हो जाएगा 675 और यहाँ पर डबल जीरो आपकी बची हुई है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य 67,500 रुपये था, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर उसने मुझसे पुराना मूल्य पूछा होता, वर्तमान मूल्य पूछा होता तो मैं गुणा करता 83 की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों बाद इतना टाइम दे दिया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आप देखना मैं बहुत ही स्लो भी पढ़ाऊँगा और चैप्टर भी जल्दी खत्म करूँगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन करेंगे और करना भी है कभी बस कि ये क्या देख रहा है, ये आपके खुद का नुकसान है और खुद का फ़ायदा है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको खुद को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ के लिए, और नहीं मानते तो आपका खुद का नुकसान होगा, मर्जी आपकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार कराना जरूरी था। ए और बी की गति का अनुपात दे रखा 3:5, ए और बी की, ए और बी दो हैं और इनकी गति का अनुपात दे रखा है, गति का अनुपात है 3:5। इसका मतलब क्या है, यदि ए की चाल 3 है तो बी की चाल कितनी होगी, 5। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको चाल का अनुपात पता है और आपको समय का अनुपात निकालना है तो बस इसका आप अपोजिट करके लिख दो, समय का अनुपात आ जाता है। क्यों, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा है वो समय लेगा कम। सही है, जिसकी चाल ज़्यादा है वो समय लेगा कम और जिसकी कम वो समय लेगा ज़्यादा है। और दूसरा तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कि जब हमें गति दी हुई हो, गति का अनुपात दिया हुआ और हमें समय का अनुपात निकालना है तो बस इसे अपोजिट करके लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा करते क्यों है वो और समझिए। आप कोई भी अपने पास से डिस्टेंस मान लो, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा एक ऐसी डिस्टेंस मानना जिससे 3 और 5 दोनों डिवाइड कर सकें।
ठीक। तो मैंने एक डिस्टेंस मान ली कि दूरी थी जी 15 यूनिट की, 15 यूनिट की डिस्टेंस थी जो ए और बी ने चली है। अब मुझे बताओ 3 की उसकी चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अगर मैं यहाँ से समय निकालूं तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 3। तो यहाँ से समय कितना लगा? 5 का। और जब मैं इसे निकालूंगा तो मैं लिखूंगा समय कितना, सॉरी दूरी कितनी है? 15 और चाल कितनी है? 5। तो समय कितना लगा? 3 का। तो आ गया। कैसा आया वो भी बता दिया। लेकिन एग्जाम में ये सब थोड़ी ना लिखोगे। एग्जाम में ये तो बस समझाया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन एग्जाम के लिए तो सीधा याद रखो, गति का अपोजिट होता है समय, गति का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा समय होता है। तो चाल दे रखी थी 3-5 और समय आ गया 5-3। अब उसने किसी एक के लिए समय दे रखा है, दूसरे के लिए पूछ रहा है। उसने पूछा है कि तय करने में एक ए निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। अब देखो ए को कितना समय लग रहा है? 5 यूनिट का, 5 मिनट भी कह सकते हो, और बी को 3 का। तो ए कितना समय अधिक ले रहा है? 2। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 24। यानी जो क्वेश्चन की 24 यूनिट है या 24 मिनट है वो हमारी 2 यूनिट के बराबर है। अब उसने हमसे पूछा कि बताइए बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। और बी कितना समय ले रहा है यहाँ से? 3 यूनिट का। बी कितना समय ले रहा है? 3 यूनिट का। तो 3 से हमने क्या कर दिया? 12 डिवाइड हो गया, और 12 × 36, यानी कि उस दूरी को बी के द्वारा 36 मिनट में तय किया जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो उनकी संख्या का अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल आरंभिक संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी बताऊंगा। चलिए पहले मैं इसे आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन उठा के इसे सोल्व करूँगा। आपको समझना है कि ऑप्शन से इसे कैसे कर सकते थे। ठीक है, देखिए क्लास में अगर आपको ऑप्शन से बताया जाएगा, क्लास में आप ऑप्शन से समझते रहेंगे तो आपको एग्जाम में इस चीज़ का लाभ मिलेगा। आप एग्जाम में भी वो चीज़ सोचने की कोशिश करोगे जो आपने क्लास में देखी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में सोचें कि हम एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शन का मेथड अपना सकते हैं तो वो कहीं हद तक मैं मानूंगा कि वो गलत होगा। अगर आपने क्लास में वो चीज़ें नहीं सीखें तो एग्जाम में वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। इसलिए क्लास में भी इन चीज़ों को सीखते रहना है। चलिए, तो 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3। यानी कि अगर पहली कक्षा में 1 विद्यार्थी है तो दूसरी में कितने? 2, और तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 3 है। और यदि वो करा प्रत्येक में 20 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं, यानी कि 20 स्टूडेंट इसमें आ जाएं, 20 इसमें आ जाएं, 20 इसमें आ जाएं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 और 7। पहले बेसिक पे बात करेंगे और फिर ऑप्शन पे। एक चीज़ समझना, उसने बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 20 स्टूडेंट और आए, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ से कितने बढ़े? 2, और यहाँ कितने बढ़े? 3, और यहाँ कितने बढ़े? 4। कहने का मतलब ये है कि जब उसने प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि की है तो यहाँ भी चाहे 2 ही यूनिट की वृद्धि होती, चाहे 3 यूनिट की वृद्धि होती, चाहे 4 यूनिट की वृद्धि होती, लेकिन 2 की यहाँ है तो यहाँ भी 2 की होती और यहाँ भी 2 की होती। अगर 3 की यहाँ है तो यहाँ भी 3 की होती और यहाँ भी 3 की होती है। तीनों बराबर होनी चाहिए थी, जो कि बराबर नहीं है। अब इसके लिए मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, समझना ध्यान से। ऐसी कंडीशन में हमें तीनों रेशियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इन दोनों से समझो, इन दोनों रेशियो से समझो। देखो, अगर हमें यूनिट बराबर करनी है, इनका डिफरेंस बराबर करना है, तो इन दोनों के अंतर की हमें इसमें गुणा करनी है और इन दोनों के अंतर की हमें इसमें गुणा करनी है। ठीक है जी। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 और 2 का अंतर 1 आएगा। जब 1 की इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, 3 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2 की गुणा इसमें कर लूँगा ऊपर। समझ के ऐसा क्यों कर रहा हूँ? डिफरेंस बराबर करने के लिए। अभी आप समझ जाओगे। तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 3 और 5 का डिफरेंस आया 2। तो 2 की इसमें भी गुणा करिए तो कितना आएगा? 2 एकम 2, और 2 की इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 1, और इसमें कितना आ गया डिफरेंस? ये भी कितना आ गया? 1। अब देखो, जब मैंने 2 की गुणा इसमें करी है, 2 की गुणा इसमें करी है, और अभी आपको बताया था कि अनुपात चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर हमने 1 में गुणा करी तो सभी में गुणा करनी पड़ेगी। 2 की इसमें करिए, इसमें करिए, तो इसमें भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखो 6 से 7 हो गया तो इसमें भी कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। जो अंतर पहले अलग अलग था वो अंतर मैंने सेम कर लिया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी प्रत्येक
क्लास में 20 स्टूडेंटों की वृद्धि हुई। और हम कह रहे हैं जी प्रत्येक क्लास में तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो मैं कह सकता हूँ हमारी 1 यूनिट क्वेश्चन में 20 स्टूडेंट्स के बराबर है। हमारी 1 यूनिट क्वेश्चन में 20 स्टूडेंट्स के बराबर है। उसने पूछा आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अब पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं होता, अनुपात नया ही देखना है हमें। तो 2 तो इसमें थे, 4 इसमें थे और 6 इसमें थे, तो 6 4 10 और 2 12, यानी कि 12 यूनिट विद्यार्थी थे आरंभिक कुल आरंभ में। तो 12 यूनिट विद्यार्थी थे और 1 यूनिट का मान कितना है 20, और 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 की गुणा 20 में कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 240। यानी आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने थे 240। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हमने डिफरेंस बराबर कर लिया क्योंकि प्रत्येक कक्षा में बराबर छात्रों की वृद्धि हुई थी। कैसे करा वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि डिफरेंस की दोनों रेशो के डिफरेंस की अपोजिट रेशो में गुणा कर लेते हैं, यानी इन दोनों के डिफरेंस की यहाँ गुणा कर लेंगे और इन दोनों के डिफरेंस की यहाँ गुणा कर लेंगे, तो वो रेशो बराबर बन जाता है। चलिए अब ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और ऑप्शन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका इसमें ऑप्शन का रहने वाला है। चलिए ऑप्शन दे रखें 200, 280, 220, 240, 200, 280, 200, 280, 220, कहाँ गया क्वेश्चन, 220 और 240, 220 और 240। ठीक है जी। अब देखिए उसने मुझसे पूछा था आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या, और आरंभ में अनुपात कितना दे रखा, 1:2:3। आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना था, 1:2:3। और उसने मुझसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी का मतलब ये है कि कुल तीनों कक्षाओं में कुल कितने स्टूडेंट थे, और ये रेशो कितना दे रखा है 1 2 3। तो ऑप्शन में सिंपल आप इतना कर सकते थे कि इनका अनुपात ही क्यों करो, क्योंकि तीनों में पूछे हैं। एक पहली में पूछा होता तो 1 से डिवाइड होने वाली, दूसरी में पूछा होता तो 2 से डिवाइड होने वाली, तीसरी में पूछा होता तो 3 से डिवाइड होने वाली, तीनों में पूछा तो तीनों का योग से डिवाइड होने वाली संख्या। 3 2 5 और 1 6। 6 से 200 डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 6 से 280 डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 6 से 220 डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 6 से 240 डिवाइड हो जाएगा और ये सही हो गया। तो देखिए अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं, सीख चुके हैं क्लास में, तो कभी कभी हम एग्ज़ाम में इतना समय बचा लेंगे कि हम उतने समय में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे जितने समय में दूसरा स्टूडेंट कोई एक ही क्वेश्चन कर रहा होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है, करने के लिए तो क्वेश्चन कर लोगे, सब कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लिखना तक नहीं है। सिंपल रेशो देखा, जोड़ के देखा, ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपका देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है, करा दिए ना सब। चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर क्लास को अपने यहाँ एंड करेंगे और चैप्टर भी आज ये, जैसा कि आप थंबनेल पर ही देख लेंगे, दी एंड लिख देंगे थंबनेल पर इसके। चलिए और बहुत जल्दी देखिए, अगर हम जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें मुझे पता चलता रहेगा आप क्या समझना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपके समझ में नहीं आई, तब हमारा इंटरेक्शन और बढ़ेगा और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं भी अपने अनुमान से सोचता हूँ कि कहाँ बच्चा अटक सकता है, उसी चीज़ को मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 था। यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती एवं 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते तो चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 3:5 होता। नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं बेसिक कई बार करा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन मैं बेसिक करने के लिए आपको देता हूँ। आप खुद इसका बेसिक करोगे और आंसर चेक कर लेना अभी, क्योंकि ऑप्शन से मैं इसे बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑप्शन से बता देता हूँ, बाकी आप बेसिक खुद करोगे, ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको इसे करा दूंगा। चलिए देखिए क्या दिया उसने, चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 ये दे रखा। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात, पहला ऑप्शन कितना दे रखा 200, दूसरा ऑप्शन है आपका 175, तीसरा ऑप्शन है 275 और 195, 275 और आपका ये हो गया 195। इस क्वेश्चन में जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसे आप ध्यान से समझना कि एग्जाम में हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं ऑप्शन का। देखिए अगर एग्जामिनर ऑप्शन दे रहा है तो हमें उसका फ़ायदा जरूर लेना चाहिए। तो एग्जाम में हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं ऑप्शन का, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो। देखिए उसने हमसे बोला कि चयनित और अचयनित, यानी जिनका सिलेक्शन हो गया और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम बोल सकते हैं नॉट सेलेक्टेड। ठीक है,
तो देखिए उसने मुझसे ये तो पूछा है कि नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या बताओ, तो आवेदन किसने करा होगा? एक तो जो सेलेक्ट नहीं हुए और जो सिलेक्ट हुए, उन दोनों का योग नहीं तो डिवाइड आवेदन करा होगा। अगर मैं पूछूं भाई कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आवेदन किया, तो आपको बोलोगे 14 था वो जिनका सिलेक्शन होगा और 25 वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब 25 और 14 जोड़ दो, सिंपल 25 और 14 जोड़ दो तो वो हो गए टोटल आवेदक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 25 और 10 35 और 4 39, यानी 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था। अब उसने मुझसे यही पूछा है, तो मैं देखूंगा कि 39 से A B C D इन चारों ऑप्शनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो 39 से पूर्णतः विभाजित होगी, और जो 39 से पूर्णतः विभाजित होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है जी, समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? उसने मुझसे पूछा आवेदकों की संख्या ज्ञात करो, तो मैंने देखा 14 ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और 25 ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो आवेदक कौन हो गए? जो सेलेक्टेड प्लस नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को अगर आप ऐड कर लोगे तो वो आ जाएगा आपका जो एप्लीकेंट हैं, जो आवेदक हैं। तो कुल आवेदक कितने आ गए? 39 स्टूडेंट। अब मैं देखूंगा 39 से जो वैल्यू डिवाइड होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन एक गलती आप यहाँ मत नहीं करना, आप ये गलती मत कर देना बस क्या कि आप 39 से डिवाइड करने लगो, 39 से कम, ये कुछ जरूरत नहीं है, तो एकदम तोड़ दो। 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 और 3 लिख सकता हूँ। अब 3 की विभाज्यता का नियम सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ समझो, अगर लिखा हुआ है 124, मैं कहूँगा 124 3 से डिवाइड है या नहीं, तो आप कहोगे अंकों का योग कर लो, 4 2 6 और 1 7, मुझे बताओ 7 3 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे नहीं जी 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तब मैं बोलूँगा 124 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 7 और 5 12 और 1 13 3 से डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 7 और 2 9 5 14, ये भी गलत हो गया। 9 और 1 10 5 15 15 3 से डिवाइड हो जाता है, यही आपका आंसर है। अब देखिए कितना टाइम लगा अगर आपने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखा। ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ, ऑप्शन भी, ट्रिकी भी, बेसिक भी, क्योंकि एग्जाम उसी का निकलेगा जिसे सारे तरीके पता हों, जिसे सारे रास्ते पता हों, वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेगा और वही उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप केवल ट्रिक के पीछे भागते हैं ना, मैं लिख कर इस बात को कह सकता हूँ कि आप कभी भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। और यदि आप बेसिक्स करते हैं तभी भी, और यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तब भी। कहने का मतलब ये 100% मार्क्स लाना आसान है, लेकिन कब? तब आसान है जब आप हर तरीका जानते हो, ऑप्शन का तरीका भी आपको पता हो, बेसिक भी आपको पता हो और ट्रिकी मेथड भी आपको पता हो। और मैं हर क्वेश्चन में वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो उसके क्वेश्चन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कहने का मतलब ये, मुझे लगा कि ऐसा ऑप्शन का तरीका बताना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही एग्जाम में करने हैं। ठीक है, ऑप्शन हमने कर लिए। एक बात और, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक करता, बेसिक में बताने को बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बेसिक आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड आपको खुद सॉल्व करना है, और अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो आज की क्लास का केवल एक लास्ट क्वेश्चन आज हमारा बचा है। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, और कल आपके सामने एक नया चैप्टर, इसकी शुरुआत, नए चैप्टर की शुरुआत हम मैथ्स में करने वाले हैं। और साथ ही इंग्लिश की भी एक छोटी सी वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कल मैं कोशिश करूँगा देने की, जिससे कि आप समझ सके कि मैं भी समझ सकूं और आप भी, कि मैं आपको इंग्लिश कवर करा सकता हूं या नहीं, और आप भी समझ सकें कि आप मुझसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं नहीं। फिर कमेंट्स जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे सोचेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसमें भी आगे इन्वॉल्व हो जाएंगे, और नहीं लगेगा तो जैसे चल रहा है वैसे क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये ठीक है, लास्ट में इसीलिए लिया मैंने, हाँ तो पहले, लेकिन लास्ट में मैंने कहा सोचा सबसे लास्ट में बताऊँगा। देखिए, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात क्या था? ठीक है, देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ट्रिकी मेथड के चक्कर में ना पढ़ें, बेसिक समझें, क्योंकि अगर कोई बेसिक जानता तो ही वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को पहली बार करके आ सकता था। जब एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन आएगा तो वही उसी स्टूडेंट ने करा होगा जो बेसिक्स करना जानता है। अभी मैं आपको यही बात बता रहा था, और जस्ट जब भी क्वेश्चन भी ऐसा आ गया कि आपको बेसिक करना भी जरूर आना चाहिए। अब देखिए, उसने ऑर्डर दिया, एक तो है ब्रांड ए की कमीज और एक है ब्रांड बी की कमीज। ठीक है जी, ब्रांड ए की कमीजों का ऑर्डर दिया कि जी 4 कमीज ले आना, और ब्रांड बी की आपको कमीजें नहीं बताई, तो हमने मान लिया जी ये एक्स है। समझने की कोशिश करना, ऐसा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स एक्स के नाम से ही एक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समझने की कोशिश करो, समझना पड़ेगा अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, वरना आपको भी पता होगा, खुद बताना। अगर आप एक्स से क्वेश्चन नहीं करते, बेसिक क्वेश्चन नहीं करना जानते, ऑप्शन से नहीं उठाते, केवल ट्रिक के पीछे भागते हो, तो आप खुद सोच कर देखो अपने मन से कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो एग्जाम में।
अब वो कह रहा है कि ऑर्डर पलट गया, ठीक है। एक चीज़ और इसने हमें दी है, इसने हमें क्या दिया है, मूल्य, कि ये जो ब्रांड है ना ए, इसका मूल्य दुगना है कंपैरेटिवली इसके, यानी कि इसका मूल्य यदि एक कमीज का 1 रुपये है तो इसका 2 रुपये है एक कमीज का मूल्य, ठीक। तो मुझे बताओ बिल कितना बनता, बिल कितना बनता वास्तविक बिल। तो आप बोलोगे जी 4 दूनी 8, 8 रुपये तो इसके बनते, और x एकम x रुपये इसके बनते, इतने रुपये कुल बिल बनते। और यहाँ पहली मिस्टेक देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे लिख सकते हैं 8x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 8 + x 10 रुपये और 20 रुपये तो 30 रुपये जोड़ने होते हैं, ना कि 10 और 20 की गुणा कर देते हैं हम। मान लें 10 रुपये आए और यहाँ 20 आए तो हम जोड़ेंगे 20 और 10 30 ही तो करेंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे 10 गुणा 20। तो यहाँ गुणा नहीं करनी, 8 की गुणा x में हमें जोड़ना है 8 + x, ये हो गया पुराना बिल। अब देखिए संख्या बदल गई, इसका मतलब ये तो आ गई 4 और ये आ गई x, ठीक है। ये आ गई, ये वाली तो हम क्वांटिटी ले आए 4, संख्या बदलने का मतलब यही तो है कि 4 ये आनी थी, आ गई ये वाली 4, ये x आनी थी, ये वाली x आ गई, ठीक। अब एक बात बताओ, अब बिल कितना बनेगा, x की गुणा 2 में करेंगे, एक कमीज एक कमीज है 2 रुपये की और हमने लिए x कमीज, तो यहाँ पे कितना आ गया, नया बिल कितना बना 2x। और यहाँ से हमें पता है एक कमीज 1 रुपये की और हमने 4 कमीज मंगा ली, ये कितने आ गए 4 रुपये, तो पुराना नया बिल ही आ गया। अब वो कह रहा बिल 40% बढ़ गया। 40% का मतलब ये है कि यदि बिल, देखिए 40% क्या, तो फ्रैक्शन से देख लो, 40% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 2/5। इसका मतलब यदि पहले बिल 5 रुपये का आता तो अब बढ़ के 5 का 40% कितना है 2, 5 का 40% कितना है 2, यानी 2 रुपये बिल बढ़ जाएगा और अब बिल कितना आएगा 7 रुपये। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे सिंपल कि अगर पहले 100% आता तो अब 140 आएगा, 100 और 140 को हम डिवाइड कर लेते हैं 20 से, तो 20 × 5 100 और 20 × 7 140 बनता है, यही 5 और 7। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 8 × 7 = 56 प्लस 7x बराबर 5 दूनी 10x प्लस 5 चौक 20। x वाली वैल्यू एक साइड कर लो तो हम 7x को इधर ले आएंगे, 20 को इधर, से 56 में से 20 गया तो कितना बचा 36, 36 बराबर कितना गया 3x, और x का मान कितना गया 12। बस हमसे उसने यही पूछा था मूल ऑर्डर में ब्रांड ए और ब्रांड बी की कमीजों का अनुपात। तो हमें पता है ये वाली कमीज कितनी मंगाई थी उसने 4, और ये वाली कमीज x का मान कितना आ गया 12, यानी कि ब्रांड बी की कमीज कितनी मंगाई थी 12, ब्रांड बी की कमीज कितनी मंगाई 12 और ब्रांड ए की कमीज कितनी मंगाई 4। अनुपात कितना बन गया इनका, वही हमसे पूछा है 1:3, कितना बन गया 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर। आज की क्लास का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, आज की क्लास का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी मेरी तरफ से अंतिम क्वेश्चन है। मैंने उम्मीद करी, मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बेहतर से बेहतर तरीके बताने की और कंप्लीट चैप्टर कराने की, जो भी मेथड्स बनते हैं वो सभी कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें एक बार में कवर नहीं हो सकती। तो हम जब दोबारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे कुछ चीज़ें वहाँ सीखेंगे, तभी ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। एक बार में कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट शीट मैंने इस तरीके से तैयार करी है कि उसमें टाइप बाई अच्छे हमने टाइप लिए, सभी टाइप, और कोशिश करेंगे कि पहली बार में उसका कंप्लीट कवर कर लें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना मैं कराऊंगा आपको ये इतना सफिशिएंट होगा, फिर भी जितना सीख लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा ना लेंदी खींचते हुए, एंडिंग को ज़्यादा ना खींचते हुए, बस 2 बात कहूँगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए भाई एक बात वही कहना चाहूँगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।